हे एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे बच्चों का वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। देखिए, आज का जो आर्टिकल अपने कवर कर रहे हैं ना, ये 24 सितंबर का नहीं है, ये है 23 सितंबर का, एक दिन पुराना। लेकिन कल इस आर्टिकल को हम कवर नहीं कर पाए तो आज करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है, भारत की अर्थव्यवस्था फिर से जिंदा कैसे होगी। मतलब जिंदा तो है लेकिन तेजी से दौड़ेगी कैसे, इस आर्टिकल में आप देखेंगे। इकोनॉमिक आर्टिकल पढ़ने थोड़े से मुश्किल होते हैं, इसलिए जब भी कोई ऐसा आर्टिकल मिले उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाने की कोशिश करते हैं। चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करेंगे। ग्रामर को, वोकैब को, कॉम्प्रिहेंशन को, तीनों एस्पेक्ट्स अंग्रेजी के एक साथ लेकर के हमें चलना है। और जो भी इस क्लास में आप सीखें, क्लास के अंत में इस क्विज पे आपको अप्लाई करना है। कोशिश आपकी रहनी चाहिए कि 9 में से 9 नंबर मिले। चलिए लेक्चर को शुरू करें। करेक्ट कंजम्पशन कॉनंड्रम, ये वर्ड आपने कॉनंड्रम बहुत बार देखा है। एक ऐसी पहेली या पजल के लिए यूज होता है जिसका सोल्यूशन निकालना बड़ा मुश्किल है। हिंदी में इसको धर्म संकट भी बोल सकते हैं। समस्या ऐसी जिसका कोई हल ना निकले। कह रहे जी, कंजम्पशन से जुड़ा हुआ भी एक कॉनंड्रम हमारे सामने है। कंजम्पशन का मतलब होता है चीजों का उपभोग। आप बाजार में जाएंगे, पेट्रोल डलवाएंगे अपनी गाड़ी में, कुछ खरीदेंगे, कुछ खाएंगे, कुछ, तो ये सब कंजम्पशन का पार्ट है। चलिए कॉनंड्रम कैसा है, टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं। कह रहा है जी, हाउस होल्ड स्पेंडिंग कैन बूस्ट द इकोनॉमी बट इट नीड्स अ जंप स्टार्ट। कह रहे जो हाउस होल्ड स्पेंडिंग है, हाउस होल्ड का मतलब होता है परिवार, स्पेंडिंग यानी कंजम्पशन या खर्चा। कह रहे जी, हमारे देश में जो परिवार है, घर है, आम आदमी जो है, उनके घरों का जो खर्चा है ना, वो बूस्ट कर सकता है या फिर बढ़ावा दे सकता है, इकोनॉमी को मजबूत बना सकता है। लेकिन इसको जरूरत है एक जंप स्टार्ट की। जंप स्टार्ट का मतलब होता है हिंदी में धक्का स्टार्ट। अगर कोई गाड़ी की बैटरी खत्म हो गई है तो दूसरी गाड़ी की बैटरी लगाओगे, फिर उसको स्टार्ट करोगे। कभी कभी आपने देखा होगा गाड़ियों को धक्का मार के भी स्टार्ट करते हैं, है ना। कोई 4 आदमी धक्का लगाएंगे और अचानक से आप गियर डालोगे, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारी इकोनॉमी जो है बूस्ट होने के चांसेस तो बहुत हैं हाउस होल्ड स्पेंडिंग के जरिए, लेकिन एक जंप स्टार्ट देने की जरूरत है सरकार की तरफ से। चलिए, हाउस होल्ड स्पेंडिंग आपने देख लिया। कैन बूस्ट इसकी वर्ब है, बूस्ट करना, बढ़ावा देना। इकोनॉमी का मतलब अर्थव्यवस्था। बट कंजंक्शन है और एक नए क्लोज को इसने इंट्रोड्यूस किया है, इट नीड्स अ जंप स्टार्ट। इट यहां पे इकोनॉमी के लिए आया है, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। जंप स्टार्ट आपने देख लिया, धक्का स्टार्ट। चलो अब आर्टिकल की वोकैब दिखाता हूं मैं आपको। 4-5 वर्ड्स हैं, शुरू में एक साथ देख लो ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सको। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। इस क्लास के अंदर बेसिक से सब कुछ कवर होता है, रोज शाम को इसी वक्त के आसपास आपको मिलती है। अपनी क्लासेस के सभी नोट्स, पीडीएफ्स आपको इस टेलीग्राम पे अवेलेबल है। सर्च करें @officialYT, प्राइवेट ग्रुप है, या फिर इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक भी आपको अलग से दिया गया है। और इसके साथ जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, आइल्स का हो, यूपीएससी हो, इंग्लिश का सिलेबस कवर करने के लिए मेरी गाइडेंस में जरूर से डाउनलोड करें वाईटी ऐप को। वीडियो के फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक दिया गया है। आपकी अपनी ऐप है, एंड्रॉइड और आईओएस दोनों पे अवेलेबल है। इस ऐप का ऑब्जेक्टिव सिंपल है, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन करवाना क्वालिटी कंटेंट के साथ और मिनिमम प्राइस पे। एकदम अफोर्डेबल कोर्सेज है, जैसे हमारा फ्लैगशिप कोर्स है, अभी फुल फ्लेजेड चल रहा है, इंग्लिश अनलॉक्ड। अब आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर इस कोर्स से आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें पूरी ग्रामर आ जाएगी, रीडिंग आ जाएगी, वोकैब आ जाएगी, सब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में ये पूरा कोर्स अवेलेबल है। 1 साल की वैलिडिटी, 2 साल की वैलिडिटी, 1.5 साल की वैलिडिटी, जैसा भी आप लेना चाहें। इसी के साथ जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में नहीं लिख पाते हैं, राइटिंग में स्ट्रगल करते हैं, तो आप राइटिंग कोर्स से 50 घंटे में इंग्लिश में लिखना सीख सकते हैं। ये कोर्स भी अभी अवेलेबल है। 50 to 60 आवर्स का क्रैश कोर्स है, किसी भी एग्जाम का डिस्क्रिप्टिव आपका कवर हो जाएगा। सिविल सेवाओं के लिए राइटिंग का एक अलग कोर्स बनाया गया है, जिसमें आपको एडवांस पोर्शन मिलता है राइटिंग का, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग। तो आप मिशन सिविल सर्विसेज इस कोर्स का बेनिफिट भी ले सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप करें या कॉल करें, टीम से आप बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में गिवन है। चलिए वोकैब शीट है अपनी, आज यहीं से करवा देता हूं आपको। अलग से आपको ये वर्ड्स ऊपर भी मिल जाएंगे, ठीक है।
पहला जो वर्ड है अपना आज का वो है क्रैंक अप। देखिए गाड़ियों को स्टार्ट करने के लिए क्रैंक नाम का एक टूल आया करता था। आपने कोई पुराने ऑटो ऑटो रिक्शा को देखना, टेम्पू वगैरह जो होते हैं पुराने टाइम में, आजकल नहीं, तो 10-12 साल पहले उनको स्टार्ट करने के लिए एक रस्सी सी लाते थे वो, और फिर उसमें फंसा करके रस्सी को खींचते थे। तो उसको अंग्रेजी में बोलते थे क्रैंक अप करना, किसी बंद पड़ी हुई गाड़ी को अचानक से स्टार्ट करना। तो ये गाड़ी जरूरी नहीं है कोई ऑटो रिक्शा हो, कोई गाड़ी हो, कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर हो। अगर आप अर्थव्यवस्था को स्टार्ट कर रहे हैं तो भी क्रैंक अप कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई रुकी हुई है बहुत दिनों से उसको स्टार्ट कर रहे हैं तो भी क्रैंक अप कर रहे हैं। जंप स्टार्ट, धक्का स्टार्ट इसका सिनोनिम है। यू विल सी दिस वर्ड इन टूडेज आर्टिकल। एक सेकेंड। द आरबीआई नीड्स टू प्रोवाइड अ फाइनेंशियल स्टिमुलस पैकेज टू क्रैंक अप द रिकवरी आफ्टर कोविड-19। आरबीआई को जरूरत है कि फाइनेंशियल स्टिमुलस पैकेज को वो प्रोवाइड करे। स्टिमुलस यानी बढ़ावा, पैकेज आप समझते हैं फाइनेंशियल यानी आर्थिक। एक आर्थिक पैकेज मिले आरबीआई की तरफ से क्रैंक अप करने के लिए, धक्का स्टार्ट करने के लिए हमारी रिकवरी को कोविड के बाद। चलिए अगला वर्ड अपने पास कॉनन्ड्रम। ये वर्ड अभी करवाया था आपको, स्पेलिंग देख लेना, वन वर्ड है अंग्रेजी में। एक पजल को, एक ऐसी गुत्थी को बोलते हैं कॉनन्ड्रम जिसका हल निकालना मुश्किल है। आरुषि मर्डर केस इज स्टिल ए कॉनन्ड्रम। आरुषि वाला जो केस था वो आज भी एक पहेली जैसा है, कॉनन्ड्रम जैसा है फॉर द इंटेलिजेंस एजेंसी, हमारी देश की, ठीक है, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए, पुलिस के लिए और सीबीआई के लिए। ऐसी पहेलियों को अंग्रेजी में पैराडॉक्स और एनिग्मा भी कहते हैं। दोनों अच्छे वर्ड्स हैं, याद रखें। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अपने पास आज सबसाइड। सबसाइड होना, चीजों का धीरे धीरे खत्म हो जाना। सबसाइड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है 5 नंबर पे चलता हुआ पंखा। पंखा बंद करोगे तो अचानक से नहीं रुकेगा। चलती हुई गाड़ी को अचानक से इंजन बंद करोगे तो अचानक से नहीं रुकेगी वो। धीमे 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 5 नंबर का पंखा 1 नंबर पे आएगा और फिर बंद हो जाएगा। तो इस पूरे एक्ट को, इस पूरी प्रोसेस को अंग्रेजी में बोलते हैं सबसाइड करना, धीमे धीमे किसी चीज का रुक जाना। एक सेकेंड, आज कुछ प्रॉब्लम है पेन के साथ, कोई बात नहीं। द एक्टर्स पॉपुलैरिटी स्टार्टेड टू सबसाइड आफ्टर हिज अरेस्ट। इस एक्टर की पॉपुलैरिटी जो थी वो सबसाइड होना शुरू हो गई या फिर धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गई उसकी अरेस्ट के बाद। सबसाइड के लिए एक और अच्छा वर्ड अंग्रेजी में पीटर आउट। पीटर आउट, टेपर ऑफ, डाई डाउन, विंड डाउन, सबका मतलब होता है धीमे धीमे इंटेंसिटी का खत्म होना। पीटर आउट बना है लहरों से। जब कोई तेज लहर आती है, अचानक से बहुत सारा पानी लाएगी, साथ में प्रेशर आएगा पानी का, फिर धीरे धीरे वो लहर जो है एकदम समतल हो जाएगी, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं पीटर आउट हो गया लहर का। चलिए अगला वर्ड अपने पास प्लाइट। प्लाइट का मतलब है बुरी दशा, दुर्दशा, डिफिकल्ट पोजीशन, किसी भी इंसान की प्लाइट होती है। पोलैंड हैज ओपन इट्स बॉर्डर्स टेकिंग नोट ऑफ द प्लाइट ऑफ यूक्रेनियन रेफ्यूजीज। पोलैंड ने अपने बॉर्डर खोल दिए हैं, नोट में लेते हुए, ध्यान में लेते हुए दुर्दशा को, डिफिकल्ट पोजीशन को, मुश्किल हालात को यूक्रेनियन रेफ्यूजीज के। प्लाइट के सारे अच्छे सिनोनिम्स हैं आपके बुरे वक्त के। प्रेडिकामेंट, ट्रेवल्स, सफरिंग। आज ये प्रेडिकामेंट नाम का वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। आज 5 की जगह 6 वर्ड्स हैं, 4 हो गए। 5वां वर्ड है अपना गैल्वनाइज। गैल्वनाइज करना, किसी चीज को हरकत में आने के लिए प्रेरित करना। जैसे मैं आपको 15-20 मिनट समझाऊं कि यार पढ़ाई वढ़ाई किया करो, क्या इधर उधर टाइम खराब करते हो, और आप जाते ही अपना इंस्टाग्राम जो है उसको डिलीट कर दें, फेसबुक को डीएक्टिवेट कर दें और किताब खोल के बैठ जाएं। तो मैंने आपको गैल्वनाइज कर दिया पढ़ने के लिए, ठीक है। मोटिवेट करना बोल सकते हैं इसको। बड़े अच्छे अच्छे सिनोनिम है इसके अपने पास। एक्साइट करना, अराउज करना, प्रोवोक करना, स्पर करना, बूस्ट करना। आज ये दोनों ही वर्ड्स आर्टिकल में आएंगे, स्पर एंड बूस्ट। The threat of losing jobs to AI has galvanized the IT sector employees. जो थ्रेट है, चुनौती है नौकरी को हार जाने की या खत्म हो जाने की AI के सामने, उसने गैल्वनाइज किया है, प्रेरित या बूस्ट किया है IT सेक्टर एम्प्लॉइज को। और क्या करने में भाई, इनटू अपस्किलिंग एंड अडेप्टिंग टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, कि वो अपस्किल करें और अडेप्ट टू करें, अपने आप को ढालें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए या उभरती हुई तकनीक के लिए। या तो नौकरी जाएगी या कुछ नया सीखो, तो वो गैल्वनाइज हो गए हैं नया सीखने के लिए। चलो लास्ट वर्ड है अपने पास निच। इसको नीश भी बोलते हैं और निच भी बोलते हैं।
निच बोला जाता है अमेरिकन में, नीच बोला जाता है ब्रिटिश में। एक ऐसी कंफर्टेबल पोजीशन है, सिचुएशन है जिसमें आपको मजा आता हो, वो आपका निच होता है। जैसे मेरा निच है टीचिंग, या फिर टीचिंग में भी इंग्लिश पढ़ाना। आपका निच हो सकता है क्रिकेट खेलना, है ना। हर आदमी का कुछ कुछ उसका ऐसा कंफर्ट पोजीशन होता है जिसमें उसको मजा आता है। शी फाउंड हर निच इन टीचिंग आफ्टर ट्राइंग सेवरल जॉब्स। उसको अपना कंफर्टेबल पोजीशन मिल गया, निच मिल गया या नीश मिल गया टीचिंग के फील्ड में, बहुत सारी जॉब्स को ट्राई करने के बाद। स्पेशलिटी बोल सकते हैं इस वर्ड को, बड़ा अच्छा वन वर्ड अंग्रेजी में, याद रखें इसको। अब ये 5-6 वर्ड्स आज की क्लास में आप देखेंगे। चलो, टेलीग्राम ग्रुप से शीट अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दे। देखिए, इकोनॉमिक आर्टिकल पढ़ने इसलिए मुश्किल होते हैं क्योंकि एक सिंपल फैक्ट ज्यादातर स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं कि जो खर्चा है ना, एक्सपेंडिचर, वही इकोनॉमी है। खर्चा समझते हैं आप? घर से बाहर निकले, भेलपुरी खाई, पेट्रोल भरवाया, ये आपके लिए नुकसान हो सकता है, लेकिन आपका भरवाया हुआ पेट्रोल का पैसा, खाए हुए भेलपुरी का पैसा, वो किसी का रोजगार बन जाता है। फिर वो भेलपुरी वाला वही पैसा लेकर के दुकानदार को देगा, दुकानदार उसी पैसे से लेकर के अपने वर्कर की तनख्वाह देगा, वर्कर उसी पैसे को अपने स्कूल में बच्चे की फीस में देगा, स्कूल वाला उसी पैसे को किसी वॉचमैन को दे देगा, स्कूल के वॉचमैन को। तो इकोनॉमी का चक्का तभी घूमता है जब एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है। अब खर्चा करने के 2-4 तरीके हैं इकोनॉमी का चक्के को तेज करने के। पहला ये है कि सरकार ही खर्चा कर दे, ब्रिज बना दे, हाईवे बना दे, इसको बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। दूसरा तरीका ये है आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें, बाहर से पैसा देश में आए। तीसरा तरीका ये है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो, कोई बड़ी प्राइवेट कंपनी जो है यहाँ पे फैक्ट्री खोले, वर्कर्स को रखे, काम करे, है ना, खर्चा करे। और चौथा सबसे बड़ा पहिया होता है खर्चे का, प्राइवेट या जो है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, आपका और मेरी जेब से होने वाला खर्चा। हमारी इकोनॉमी आज इस कंडीशन में आ चुकी है कि शुरुआत के 3 जो पहिए हैं वो हम पूरे तरीके से घुमा चुके हैं। सरकार ने खूब खर्चा कर लिया पिछले 5 सालों में, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जितनी हो सकती थी वो हो चुकी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है जितना कर सकते थे मैक्सिमम हम कर पा रहे हैं। एक हाउस होल्ड स्पेंडिंग है जिसमें कुछ गुंजाइश है और सरकार चाहती है कि आम आदमी खर्चा करे, इसके लिए टैक्स को भी कम कर रही है। हमारा आर्टिकल कह रहा है बिल्कुल सही कर रही है, सही दिशा में जा रहे हो, और यही तरीका है इकोनॉमी को जंप स्टार्ट करने का। लोगों की जेब में पैसा डालो, टैक्स को कम करो, अपने आप लोग खर्चा करेंगे और इकोनॉमी तेजी से भागेगी। थोड़ा लंबा हो गया आज का समरी, लेकिन देसी भाषा में पूरे आर्टिकल का निचोड़ मैंने आपको दे दिया। अब इस आर्टिकल को कहानी की तरह मेरे साथ प्रोसेस करना है। आज की टोन है एनालिटिकल, एनालाइज करके आपको बता रहा है। अर्जेंट भी बोल सकते हैं, एनालिटिकल। कह रहा है द गवर्नमेंट्स पुश दिस ईयर टू स्पर कंजम्पशन इन द इकोनॉमी is a much needed policy reprioritization at a time when several other engines of growth are either flagging or plateauing। अब जो मैंने आपको बताई थी कहानी, पहले सेंटेंस में पूरी कहानी आपके सामने आ गई। कह रहे सरकार का जो पुश है या दबाव है, कब है जी? इस साल है, दिस ईयर। और क्यों? स्पर करे सरकार या बढ़ावा दे, स्पर करना, मोटिवेट करना, किसी चीज को बूस्ट करना, गैल्वेनाइज करना। कह रहे सरकार का जो बढ़ावा है या पुश है, दबाव है इस साल कि वो बूस्ट करे, बढ़ावा दे कंजम्पशन को, लोगों में खर्चा करने की आदत को। और कब? इस इकोनॉमी के अंदर बूस्ट को, कंजम्पशन को बूस्ट करे। कह रहे ये जो है ना, ये एक मच नीडेड पॉलिसी रिप्रायोरिटाइजेशन है। पॉलिसी का मतलब होता है नियम, कानून, कायदा। रिप्रायोरिटाइजेशन यानी किसी चीज की प्राथमिकता को, प्रायोरिटी को फिर से सही करना। तो सरकार के द्वारा ये काम जो है ना, पॉलिसी की प्रायोरिटी को सही ढंग से बिठाने का एक मच नीडेड स्टेप था। मच नीडेड यानी जिसकी बड़ी जरूरत थी। अच्छा, क्यों था भाई ये, क्यों जरूरी था ये? कह रहा है एट ए टाइम, ये ऐसे एक वक्त पे हुआ है, एट ए टाइम जब दूसरे कई इंजन जो हैं या पहिए जो हैं ग्रोथ के, विकास के, वो या तो फ्लैगिंग हो गए हैं या थक गए हैं, या फिर प्लेटूइंग हो गए हैं, अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे दौड़ रहे हैं। तो बताया ना मैंने आपको, सरकार जो खर्चा कर सकती थी उसने कर दिया, प्राइवेट बैंकों ने, प्राइवेट कंपनियों ने जो करना था उन्होंने फैक्ट्रियां खोल दी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कर सकते थे वो कर चुके। बचा क्या है? लास्ट में यही बचा है कि आम आदमी से खर्चा करवाओ ताकि हम तेजी से ग्रो करें।
तो ये पुश जो है एक मच नीडेड पॉलिसी रीप्रायोरिटाइजेशन है, सरकार की पॉलिसी में एक नया प्राथमिकताओं को बदलने का एक नया ढंग है जो मच नीडेड था। और ये एक ऐसे वक्त पे है जब बाकी तीनों पहिए वो या तो थक चुके हैं या फिर अपनी मैक्सिमम रफ्तार पे दौड़ रहे हैं, प्लेटू कर चुके हैं। चलो अब ये सारे वर्ड्स देखते हैं, सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखो। पुश आपने देख लिया, दबाव को बोलते हैं, वर्ब एस की इज। स्पर करना, बूस्ट करना, गैल्वेनाइज करना, किसी चीज को प्रेरित करना हरकत में लाने के लिए। रीप्रायोरिटाइजेशन आपने देखा, अपनी प्राथमिकताओं को फिर से जो है अरेंज करना, कौन सी चीज मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, कौन सी कम है, तो रीप्रायोरिटाइजेशन। एंजिन्स की वर्ब है आर फ्लैगिंग या आर प्लेटोइंग। फ्लैग करने का मतलब होता है किसी चीज का थक करके, है ना, थक जाना। जैसे हवा के बिना झंडा कैसा होता है, फ्लैग, हवा ना चल रही हो तो एकदम मुरझाया हुआ रहता है ना। तो फ्लैगिंग का मतलब ही होता है किसी चीज का थक करके मुरझाना, झंडे की तरह। और ये प्लेटोइंग वर्ड को देख लेना, प्लेटू का मतलब होता है पठार। मैं आपको भी दिखाऊंगा इसकी पिक्चर। प्लेटू एक ऐसी पोजीशन होती है जब आपके पास एक रोड ब्लॉक आ जाए, आगे जाने का कोई रास्ता आपको ना मिले। समझ गए ना। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, 82 किलो वजन था आपका, आप 75 पे ले आए, अब 75 से कम नहीं हो रहा, तो प्लेटू आ गया। प्लेटू आने का मतलब क्या है, अब और ज्यादा तरक्की का कोई गुंजाइश अपने पास नहीं बची है। प्लेटू मैं आपको दिखा भी देता हूं ताकि ये वर्ड आपको हमेशा याद रहे। वैसे तो मैं इंस्टा यूज नहीं करता हूं, लेकिन ये है पामीर का प्लेटू, पामीर का पठार बोलते हैं इसको। देख रहे हो ये सामने, आपको लगेगा छत की जैसा है, छत नहीं है एक्चुअल में, ये पहाड़ी है और ये आपको आगे जाने से रास्ता जो है बंद कर देते हैं। ठीक है, तो इसको अंग्रेजी में इन पहाड़ों को, पठारों को प्लेटू बोलते हैं, वहां से वर्ड हमने उठाया। चलिए बढ़े आगे। कह रहा है जी द इकोनॉमी इज अ कंपोजिट ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स। कह रहा है हमारी इकोनॉमी जो है कंपोजिट होती है, मिश्रण होती है। कंपोजिट यानी मिक्सचर, इन चार चीजों का जो मैंने आपको बताई थी। हमारे नेट एक्सपोर्ट कितने हैं, प्राइवेट कंपनियों की इन्वेस्टमेंट कितनी है, सरकार का खर्चा कितना है हाईवे वगैरह बनाने का, और हाँ आम आदमी का हाउस होल्ड का कंजम्पशन क्या है। इन चारों पे इकोनॉमी चलती है। कह रहा है ऑफ दीज ओनली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैज विटनेस्ड रोबस्ट ग्रोथ ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। कह रहा है इन चारों पहियों को अगर देखें तो इनमें से सिर्फ सरकारी खर्चा जो है हाईवे बनाने का और ये सब काम करने का, यही खर्चे ने विटनेस किया है, देखा है मजबूत सी ग्रोथ को, अच्छी जो है विकास को, दर को पिछले कई पास्ट ईयर्स के दौरान, 4-5 सालों के दौरान। बाकी तीनों किसी पहिए में जोर नहीं पकड़ा, एक ही पहिया जो है सरकारी खर्चे का हो रहा है। और ये क्यों हुआ भाई, सरकारी खर्चा क्यों बढ़ा? थैंक्स टू द मोदी गवर्नमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पुश। ये हुआ की बदौलत। थैंक्स टू वर्ड का मतलब होता है अंग्रेजी में की बदौलत या की वजह से। ये हुआ वजह से या बदौलत से मोदी गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के पुश की। सरकार जो है मोदी की, वो चाहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर देश का अच्छा हो, हाईवे बने, पुल बने, सड़कें बने, है ना, तो ये इस वजह से बढ़ा। चलिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपने देख लिया, वर्ब है इसकी हैज विटनेस। विटनेस करना, किसी चीज का साक्षी होना या कुछ देखना। जब आप विटनेस करेंगे तो देख ही रहे होंगे ना। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत। थैंक्स टू आपने देख लिया की बदौलत। कह रहा है जी इट हैज ऑल्सो मेड अवेलेबल इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू स्टेट्स टू डू द सेम। कह रहा है साथ ही साथ मोदी गवर्नमेंट ने मेक अवेलेबल किया है, उपलब्ध कराया है बिना ब्याज के कर्जे को, लोन्स को भारत के अलग अलग राज्यों के लिए, कि वो भी यही काम करें, सरकार से पैसा ले बिना ब्याज का, और केंद्र सरकार के पैसे पे अपने देश में, अपने स्टेट में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाएं। चलिए इट आया है मोदी की सरकार के लिए, हैज मेड इसकी वर्ब है। कह रहा है जी हाउएवर एज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज इंडिकेटेड इन द लास्ट 2 यूनियन बजट्स, even though the center will increase its capital expenditure, it will not be at the blistering rate of 30 to 35%। कह रहे जी हालांकि अब जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा हैं निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने इंडिकेट किया है, इशारा किया है कि लास्ट 2 यूनियन बजट में, पिछले 2 सालों के बजट में, कि इवन दो, हालांकि, जबकि जो सेंटर है वो बढ़ाएगा अपने इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को, सरकारी खर्चे को, लेकिन ये नहीं होगा उस ब्लिस्टरिंग रेट पे, उस तेजी वाली रफ्तार पे जो है 30 से 35% का। और ये रफ्तार कौन सी है? दैट द अर्ली पोस्ट कोविड-19 पैंडेमिक ईयर सॉ। ये वही रफ्तार है जिसको
कोविड-19 के बिल्कुल बाद के पैंडेमिक के ईयर्स थे जिसने उन्होंने देखा। तो कोविड के बाद सरकार ने हर साल 35-30% अपना खर्चा बढ़ाया। मान लो 2020 में 100 रुपए की सड़कें बन रही थी तो 21 में 135 की बनी, 22 में इसका और 35% बढ़ा दो, 23 में इसका और 30% बढ़ा दो। तो निर्मला सीतारमण ने बोला कि अब बढ़ाएंगे तो सही आगे भी, लेकिन उतना तेज से नहीं बढ़ाएंगे जो 30-35% आप देखते आए हो। चलिए, निर्मला जी की वर्ब है हैज इंडिकेटेड, इंडिकेट कर चुकी हैं, और सेंटर की वर्ब है विल इंक्रीज। इट की वर्ब है विल नॉट बी, इट आया अगेंस्ट, इट आया फिर से जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। ब्लिस्टरिंग यानी बहुत फास्ट, वेरी एक्सट्रीम, एकदम जो आपके पास से गुजरे और आपको है ना गर्मी फील हो जाए, ऐसे रफ्तार को अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लिस्टरिंग, रैपिड। कह रहे द गवर्नमेंट हैज अदर डेवलपमेंटल एंड डिफेंस प्रायोरिटीज दैट नीड्स फंड्स टू। कह रहे सरकार के पास और भी विकास और डिफेंस से जुड़ी हुई प्रायोरिटीज हैं जिनको फंड्स की जरूरत होती है, सारा पैसा सिर्फ सड़कों में नहीं लगाया जा सकता। कह रहे इट इज टाइम फॉर द प्राइवेट सेक्टर टू स्टेप अप इट्स इन्वेस्टमेंट्स। अब वक्त आ गया है प्राइवेट सेक्टर के लिए, इट इज टाइम, वक्त आ गया है प्राइवेट सेक्टर के लिए कि वो स्टेप अप करे या एक लेवल ऊपर लाए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, नई नई फैक्ट्रियां खोले, प्लांट्स खोले, लोगों को नौकरी मिले, है ना। कह रहा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हैज ग्रोन बट नॉट नियरली एट द रेट नीडेड टू मूव इंडिया फ्रॉम 6 to 6.5 growth to more than 8% needed to meet the targets। कह रहे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो ग्रो हुई है, ऐसा नहीं है, प्राइवेट कंपनियों ने अपने प्लांट फैक्ट्रियां लगाई हैं, कह रहे लेकिन वो उस रेट के बिल्कुल भी आसपास नहीं है, बट नॉट नियरली एट द रेट जो नीडेड है, जरूरी है मूव करने के लिए इंडिया को 6-6.5% की ग्रोथ से उस मोर देन 8% वाली ग्रोथ पे जो जरूरी होगी, नीडेड होगी मीट करने के लिए हमारे टारगेट्स को। तो 2047 में विकसित भारत बनने के लिए 6-6.5% से काम चलेगा नहीं, 8% से ज्यादा की ग्रोथ हमें चाहिए। तो इतना तेजी से प्राइवेट सेक्टर जो है फैक्ट्रियां नहीं खोल रहा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की वो हैज ग्रोन एट द रेट, याद रखना ऑन द रेट नहीं होता, इस दर पे तो एट द रेट, ठीक है, ऑन का इस्तेमाल कभी मत करना। नीडेड यहां पे एडजेक्टिव है, जैसे नीडेड यहां भी एडजेक्टिव है। ये रेट को कुछ जरूरत नहीं है, इस नीड को रेट से आप ऐसे मत सोचना कि रेट की वो है नीडेड। नीडेड एक एडजेक्टिव बता रहा है वो रेट जिसकी हमें जरूरत है। समझ पा रहे हो कौन सी रेट? द रेट नीडेड टू मूव इंडिया फ्रॉम 6.5 to 8%। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, इस नाउन के लिए बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। सेम केस यहां भी है, नीडेड एडजेक्टिव का काम कर रहा है 8% की रेट के लिए। कह रहे जी गिवन दैट इंडस्ट्रियल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हैज नॉट क्रॉस्ड 80% सिंस मार्च 2011, द ओनली वे टू इंड्यूस मोर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज टू इंक्रीज डिमांड सब्सटेंशियली। कह रहे जी अब इस चीज को देखते हुए गिवन दैट कि हमारी जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, बड़ा शानदार नंबर होता है, बता दूंगा आपको क्या होता है, अभी देख लो। हमारी इंडस्ट्री का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है उसने क्रॉस किया ही नहीं है 80% को पिछले 15 सालों में, मार्च 11 से अभी तक। कह रहे इस चीज को देखते हुए गिवन दैट खाली एक ही तरीका है इंड्यूस करने का या बढ़ावा देने का मोर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, वो है इंक्रीज करना डिमांड को काफी ज्यादा या सब्सटेंशियली। अब देखो ये क्या होता है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। मान लीजिए भारत की सारी फैक्ट्रियों को जोड़ दें, 1 लाख फैक्ट्री हैं भारत में, है ना, ऑफिस हैं, और मान लीजिए वो सब मिलकर के साल में 1 लाख प्रोडक्ट बनाते हैं, इसमें कुर्सियां भी हैं, मेज भी हैं, कारें भी हैं, लेकिन 1 लाख प्रोडक्ट के सामने बना तो सकते हैं, वो बनाते हैं 80,000। क्यों? क्योंकि 80,000 प्रोडक्ट ही उनके बिकते हैं बेचारों के। फैक्ट्री बना लेगी 1 लाख प्रोडक्ट्स, लेकिन बना रहे हैं वो 80, क्योंकि 20,000 एक्स्ट्रा बनाना नहीं चाहते जो बिके ना। तो कह रहे ये है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो 80% ही है पिछले 15 सालों से। तो प्राइवेट सेक्टर और फैक्ट्री क्यों लगाएगा जब पुराने वाला कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं हो रहा? तो कह रहे जी एक ही तरीका है प्राइवेट वालों को और खर्चा करवाने का कि डिमांड बढ़ा दो, इनका माल खूब बिके तो ये नई फैक्ट्रियां लगाएंगे। तो ये सेंटेंस का मीनिंग है। चलो, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की वर्ब है हैज क्रॉस्ड, ओनली वे की वर्ब है इज। इंड्यूस करना, स्पर करना, बढ़ावा देना, मोटिवेट करना, सब्सटेंशियली, इन अ सब्सटेंशियल मैनर, काफी बड़े
तरीके से कोई काम करते हो तो सब्सटेंशियली होता है। कह रहा है नेट एक्सपोर्ट्स स्पेशली मर्चेंडाइज आर स्ट्रगलिंग ड्यू टू द ग्लोबल अनसर्टेनिटी अराउंड ट्रेड। कह रहा है फिर चौथे अगर पहिए की बात करें, नेट एक्सपोर्ट्स की बात करें, खास करके मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, मर्चेंडाइज मतलब सामान का एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट सर्विसेज का भी होता है लेकिन उसकी बात मत करो, सिर्फ सामान की बात करो। कह रहा है वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं दुनिया भर में अनसर्टेनिटी की वजह से, ट्रेड के चारों ओर जो फैली हुई है। एंड द यूएसएस 50% टैरिफ्स इम्पोज्ड ऑन इंडियन इंपोर्ट्स। और कह रहा है यूएस के 50% के टैरिफ की वजह से भी जो लग गए हैं भारत से होने वाले इंपोर्ट पे। चलिए नेक्स्ट एक्सपोर्ट की वर्ब है आर स्ट्रगलिंग, स्ट्रगल करना आप समझते ही हैं। अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता, टैरिफ की स्पेलिंग देख लेना, टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, तो TARIFF स्पेलिंग ध्यान देना, डबल एफ लगा हुआ है। इम्पोज्ड अगेन यहाँ पे एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इम्पोज का मतलब होता है लगाना, तो वो टैरिफ जो लगे हुए हैं, इम्पोज्ड हैं हमारे इंपोर्ट्स पे। समझ गए ना, टैरिफ की वर्ब नहीं है ये, टैरिफ ने कुछ नहीं लगा दिया, टैरिफ तो बेचारा खुद लगा हुआ है, तो टैरिफ इम्पोज्ड ऑन इंडियन इंपोर्ट्स। कह रहा है जी दैट इज डिमांड फ्रॉम अब्रॉड इज पीटरिंग आउट विच लीव्स हाउस होल्ड कंजम्पशन टू डू द हैवी लिफ्टिंग। कह रहा है जी इसका मतलब ये है, दैट इज, अंग्रेजी में दैट इज नाम का फ्रेज जब भी है इसका मतलब होता है कि इसका मतलब ये है। तो ये मतलब है इसका कि डिमांड जो है बाहर के देशों से एक्सपोर्ट की फॉर्म में वो भी पीटर आउट हो रही है, धीमे धीमे कम होती जा रही है, जो कि छोड़ देती है हमारे हाउस होल्ड कंजम्पशन को, आपके और मेरे खर्चे की जो है कंजम्पशन को, कि वही हैवी लिफ्टिंग को करे, वही सारा बोझ अपने कंधों पे उठाए। डू द हैवी लिफ्टिंग का मतलब होता है जी सबसे जो भारी सामान था वो आपने उठा लिया, हल्का फुल्का सब आसपास वालों ने उठा लिया। तो ये हल्का फुल्का सामान ही उठा पाएंगी, बाकी चीजें एक्सपोर्ट रुक गए, सरकार ने खर्चा कम कर दिया, है ना। सारा काम अब प्राइवेट कंजम्पशन को करना है, आपको और मेरे को खर्चा करके इकोनॉमी को, पहिए को घुमाना है। चलिए डिमांड की वर्ब है इज पीटरिंग आउट, पीटर आउट आपने देखा हुआ है ना, किसी चीज का सबसाइड होना, धीमे धीमे कम होना। विच की वर्ब है। इन आर्टिकल्स को पढ़ाने में वक्त जरूर लगता है, लेकिन जो बच्चे, मुझे पता है आप जो पूरा पढ़ते हैं, एक फीलिंग आती है आपको अलग से कि ये आर्टिकल पढ़ने का तरीका कुछ डिफरेंट है। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं साथ में कुछ कॉन्सेप्ट भी बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर ये आपको ना पता हो तो इनका मीनिंग कभी निकाला ही नहीं जा सकता। चलिए, देयर आर टू वेज टू एनकरेज पीपल टू स्पेंड। दो तरीके हैं, देयर आर टू वेज, एनकरेज करने के, स्पर करने के, या फिर मोटिवेट करने के, कि लोगों को स्पेंड करें। वो क्या तरीके हैं? इंक्रीजिंग देयर इनकम्स एंड लोअरिंग प्राइसेस। सिंपल सी बात है, या तो उनकी इनकम बढ़ा दो या चीजों के दाम कर दो कम, है ना। कह रहा है द जीएसटी रेट रिफॉर्म्स विद इफेक्ट फ्रॉम सितंबर 22 आर अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन एग्जीक्यूटिंग द लेटर। कह रहा है जो जीएसटी के रिफॉर्म है जो विद इफेक्ट फ्रॉम हुए हैं 22 सितंबर से शुरू हुए हैं, विद इफेक्ट फ्रॉम मतलब कब से इफेक्ट में आए, वो एक बहुत ही बड़ा स्टेप है एग्जीक्यूट करने में बाद वाले को, लेटर को। ये स्पेलिंग देख लेना वर्ड की, लेटर, लेटर का मतलब होता है दो बातें हमने की हैं तो बाद वाले की बात कर रहे हैं। तो दो बातें थी, इंक्रीज करना इनकम को, और बाद वाली बात थी कम करना प्राइसेस को। तो जीएसटी के रिफॉर्म्स ने बाद वाले काम को किया है, प्राइसेस को कम किया है। चलिए रिफॉर्म्स की वो यार, ये पता ही होगा आपको रिफॉर्म्स क्या है। 2 दिन पहले से सरकार ने जीएसटी को बहुत काट दिया है काफी सारी चीजों पे, एसी, गाड़ियां, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, हर चीज कम जीएसटी पे, सस्ते दामों पे बाजार में भी मिल रही है। तो ये कहते हैं प्राइसेस को लोअर करना। कह रहा है अकॉर्डिंग टू अ स्टडी पब्लिश्ड बाय फिकी, मोर देन 3/4 ऑफ द रूरल मंथली एक्सपेंडिचर विल अट्रैक्ट ईदर नील और जस्ट 5% जीएसटी रेट्स। कह रहा है एक स्टडी के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से, और कौन सी रिसर्च? जो कि पब्लिश्ड है, जिसको छापा गया है फिक्की के द्वारा। ये फिक्की एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्री चैम्बर्स, ट्रेड, है ना, ये सब काम देखती है। और पब्लिश्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, स्टडी के बारे में बता रही है जो पब्लिश हुई है। तो एक रिसर्च के हिसाब से जो पब्लिश की गई है फिक्की नाम की संस्था के द्वारा, 3/4 से ज्यादा जो रूरल मंथली एक्सपेंडिचर है, गांव वाले लोगों का महीने का जो खर्चा है, उस पे अट्रैक्ट होगा या लगेगा या तो नील यानी जीरो, या फिर सिर्फ 5% का जीएसटी रेट। तो अगर आप गांव में रहते हो कहीं और महीने का खर्चा आपका 10,000 है,
तो 7,500 रुपये का जो खर्चा आप करोगे ना ऑन एवरेज, उस पर कोई भी जीएसटी आपको नहीं देना पड़ेगा। चलिए, मोर देन 3/4 ऑफ रूरल एक्सपेंडिचर की वर्ब है विल अट्रैक्ट, इट विल अट्रैक्ट ईदर निल और 5%। कॉन्सेप्ट करवा दूं ग्रामर के एक दो? चलो इस पूरे करते हैं सेंटेंस को एक दो, फिर आपको एक दो कॉन्सेप्ट में करवाता हूं। कह रहा है जी दिस वॉज प्रीवियसली 56%। ये जो 3/4 पे होने वाला है ना, 3/4, 75% एक्सपेंडिचर जो है बिना जीएसटी के होगा, ये पहले 56% हुआ करता था। तो अगर 10,000 खर्चा करते थे, आप गांव में रहते थे, तो सिर्फ 5-5,500 के खर्चे पे जीएसटी कम लगता था, बाकियों पे खूब जीएसटी आपको देना होता था। कह रहा है फॉर अर्बन इंडियंस दिस प्रोपोर्शन हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम हाफ टू 2/3। और कह रहा है अगर अर्बन इंडियंस की बात करें, शहर में आप रहते हो, तो आपका ये जो प्रोपोर्शन है, ये जो अनुपात है खर्चे का, ये बढ़ा दिया गया है 50% से 2/3 तक। तो शहर में रहने वाले लोगों का 50% एक्सपेंडिचर पहले बिना जीएसटी के होता था, अब जो है 66.66 है ना, 2/3, 2/3 बिना जीएसटी के होगा। तो कुल मिला के सरकार ने ज्यादातर चीजों पे जीएसटी को हटा दिया, कहने का मतलब ये। चलो, कह रहा है ऑन द इनकम साइड द गवर्नमेंट ट्राइड टू पुट मनी या मोर मनी इन पीपल्स पॉकेट्स बाय रिड्यूसिंग इनकम टैक्स रेट्स इन बजट 2025। तो कह रहा है जी लोअरिंग प्राइसेस तो आपने समझ लिया, जीएसटी से ऐसे हुए। अब कह रहा है जी इनकम की साइड भी देखो। कह रहा है इनकम की साइड पे सरकार ने कोशिश की कि वो डाले या पुट करे ज्यादा पैसा हमारी जेबों में, रिड्यूस करके इनकम टैक्स की रेट को बजट में 2025 के। तो इनकम टैक्स कम हो गया, आपको पता है, थोड़ा इनकम टैक्स कम दोगे तो पैसा ज्यादा बचेगा, जीएसटी भी कम हो गया तो चीजें भी सस्ती होगी। दोनों तरफ से सरकार जोर मार रही है, गवर्नमेंट की वर्ब है ट्राइड। चलो अब अपने एक कॉन्सेप्ट देख लो फटाफट। पहला इजी वाला कॉन्सेप्ट है जी 3/4। 3/4 क्या लिखा हुआ है? 3/4, इसको 3/4 बोलते हैं ना। तो कोई भी अनुपात या रेशो हो अंग्रेजी में जिसके ऊपर में 1 आ रहा हो, नीचे चाहे 2 आता हो, 3 आता हो, 5 आता हो, 10 आता हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर ऊपर 1 आता हो ना, तो वो रेशो को आप सिंगुलर लिखेंगे, पीछे एस नहीं लगाएंगे। जैसे आपको लिखना है 1/4, तो आप लिखोगे 1 और आगे क्या लिखोगे? 4th। पीछे एस नहीं लगेगा। अगर ऊपर 1 आ गया तो पीछे एस नहीं लगाना। अच्छा, अगर ऊपर 1 नहीं आया, मान लीजिए आपको लिखना है 2/3, आपको लिखना है 5/8। अगर ऊपर 1 की जगह 2, 3, 4, 5 कुछ भी आ जाए तो वो रेशो प्लूरल में होगा। जैसे 3/4 को 3/4 लिखा हुआ है, 2/3 को 2/3 लिखा हुआ है, पीछे का एस देख लो, ऊपर 2 आ रहा है, ऊपर 3 आ रहा है, इसलिए एस को लगाना पड़ा। तो ये तो है सिंपल वाला कॉन्सेप्ट। अब देख लो अच्छा वाला। अच्छा वाला मतलब एडवांस वाला। अंग्रेजी में 2 वर्ड है, लेटर और लेटर। देखो ये तो वो लेटर वाला है नहीं जो LETTER वाला लेटर होता है, लव लेटर वाला, खत वाला, ये वो लेटर नहीं है। ये है LATTER। इस लेटर का मतलब होता है बाद वाला। कोई चीज, 2 चीजें हैं मान लो, एक पहले रखी हुई है, एक बाद में रखी हुई है। 2 बातें हैं जो मैंने एक पहले बोली, एक बाद में बोली। तो जो पहले वाली बोली जाती है उसको बोला जाता है फॉर्मर, जो बाद में बोली जाती है वो कहलाती है लेटर। अब ये लेटर क्या है? लेटर का मतलब होता है जो चीज टाइम में बाद में हो। जैसे जनवरी पहले आता है, फरवरी बाद में आता है, तो फरवरी कम्स लेटर देन जनवरी। समझ पा रहे हो मेरी बात? अगर 2 चीजों में बाद वाली चीज की बात करें टाइम के हिसाब से, तो वो होती है लेटर, पहले वाली होती है अर्लियर। और अगर 2 चीजों में पोजीशन की बात करें, घर नंबर ए और घर नंबर बी, तो पहले जो घर आएगा वो होगा फॉर्मर, बाद में जो घर आएगा वो आएगा लेटर। 2 बातों की बात करूं मैं, पहले जो बात मैंने की वो आएगी फॉर्मर, जो बाद में बोली वो होगी लेटर। अब इस कॉन्सेप्ट को समझोगे आप तभी जब क्वेश्चन सोल्व करोगे। बड़े आसान से क्वेश्चन हैं। ऑफ द 2 कैंडिडेट्स आई थिंक द फॉर्मर द लेटर इज मोर डिजर्विंग। इन 2 कैंडिडेट्स में से मुझे लगता है कि बाद वाला ज्यादा डिजर्विंग है। ठीक है, फॉर्मर वाला छोड़ो, पहले वाले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं बाद वाला ज्यादा डिजर्विंग है, ज्यादा लायक है इस जॉब के। अब देखो 2 कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट नंबर 1, कैंडिडेट नंबर 2। यहां पे वक्त की बात नहीं हो रही, पोजीशन की बात हो रही है। समझ पा रहे हो मेरी बात? कैंडिडेट नंबर 1 बैठा है इस कुर्सी पे, बी बैठा है उस कुर्सी पे, या 1 नंबर जो कैंडिडेट है वो पहले आया इंटरव्यू देने, बी नंबर बाद में आया।
लेकिन इनकी पोजीशन है, पोजीशन जब भी करोगे तो बाद वाले के लिए आपको इस्तेमाल करना होगा लेटर का। द लेटर इज मोर डिजर्विंग। बिटवीन क्रिकेट एंड फुटबॉल आई प्रिफर द लेटर। क्रिकेट और फुटबॉल में से मैं प्रिफर करता हूं बाद वाले को। अगेन दो चीजों की बात हो रही है, पहले क्रिकेट बोला फिर फुटबॉल बोला। अगर बाद वाले को प्रेफर करता हूं तो यहां लिखना पड़ेगा लेटर, लेटर नहीं आएगा। चलो एक सेंटेंस वैसे लिख देता हूं मैं। चलो यही देख लो, शी रीच्ड लेटर या लेटर देन यूजुअल जो है यस्टरडे। वो पहुंची ऑफिस यूजुअल के मुकाबले थोड़ा देरी से कल। मतलब रोज आती है वो 7 बजे, कल आई 7:30 बजे। अब यहां पे बाद में टाइम की बात हो रही है, दो आदमियों की पोजीशन की बात नहीं हो रही, चाय कॉफी क्रिकेट फुटबॉल की बात नहीं हो रही। तो वो देरी से आई, देरी से आई तो मतलब यहां पे इस्तेमाल करना पड़ेगा शी रीच्ड ऑफिस लेटर देन यूजुअल यस्टरडे। अब मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा होगा। चलो, द डैश यू लीव द बेटर योर चांसेस यू विल गेट अ सीट ऑन द बस। जितना जल्दी आप निकलोगे उतने ही अच्छे आपके चांसेस होंगे बस में सीट को पा लेने के। अब जल्दी के लिए या पहले के लिए कौन सा वर्ड यूज करोगे, फॉर्मर करोगे या अर्लियर करोगे, अपने बुद्धि विवेक चेतना को लगाएं और कमेंट्स में इसको पोस्ट करें। गलत होगा तो बता देंगे, सीखोगे आप, कम से कम ट्राई जरूर देना, ठीक है। द फॉर्मर यू लीव या द अर्लियर यू लीव द बेटर योर चांसेस टू गेट अ सीट ऑन द बस। चलिए, ये दोनों कॉन्सेप्ट मोटे वाले ग्रामर के हो गए आपके। अब बाकी का आर्टिकल फिनिश करो मेरे साथ फटाफट। इनकम साइड में सरकार ने क्या किया, इनकम टैक्स को कम कर दिया। अच्छा फिर क्या हुआ, कह रहा दिस वॉज अ वेलकम एंड नेसेसरी स्टेप। ये पूरा जो था एक स्टेप था, कदम था जो वेलकम भी था और नेसेसरी भी था। इसका स्वागत भी किया जाना चाहिए और ये जरूरी भी था। ऑल्दो इट इज नॉट इनफ टू एनकरेज अ चेंज इन स्पेंडिंग बिहेवियर। हालांकि ये इनफ नहीं है, काफी नहीं है एनकरेज करने के लिए एक बदलाव को हमारे स्पेंड करने के बिहेवियर में, ठीक है। अगर इनकम आपकी बढ़ गई, टैक्स कम हो गया तो जरूरी नहीं है आप उसका खर्चा ही करोगे। ऐसा क्यों, कह रहा पीपल आर मोर लाइकली टू सेव देन स्पेंड दैट एक्स्ट्रा अमाउंट। हमारे यहाँ के लोग जो है ना वो ज्यादा लाइकली होते हैं कि वो सेव करके बचत करेंगे बजाय उस पैसे को खर्च करने के, उस एक्स्ट्रा अमाउंट को स्पेंड करने के। कह रहा द अदर वे डिस्पोजेबल इनकम विल राइज सब्सटेंशियली इज इफ कंपनीज डिसाइड टू इंक्रीज वेजेस। कह रहा एक और तरीका भी है, हमारी डिस्पोजेबल इनकम जो है जिससे राइज करे बहुत सब्सटेंशियली या बड़े पैमाने पे। सब्सटेंशियली आप पता है, समझते ही आप, बड़े तौर पे। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो रोटी कपड़ा मकान के बाद में जो रह जाती है, ठीक है। सब काम खर्चे जरूरी वाले तो आपको करना ही है, घर का किराया तो दोगे दोगे, घर में खाना तो लाओगे लाओगे, ये सब हो गया। उसके बाद आपने बच्चे को खिलौना दिलाया, पानी पूरी खा के आए, मूवी देखी, ये सब डिस्पोजेबल इनकम या एक्सपेंडिचर है। कह रहे एक और तरीका है हमारे इजुल फजूल की इनकम को बढ़ाने का बहुत अच्छे तरीके से, और वो ये है कि कंपनियां अगर डिसाइड कर लें कि वही वेज को इंक्रीज करेंगी, वर्कर्स की तनख्वाह को बढ़ा देंगी। चलिए, अदर वे की वर्ब है इज, कंपनीज की वर्ब है डिसाइड, इनकम की वर्ब है विल राइज। कह रहे हैं हाउएवर अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू निच सेक्टर्स इंडिया हैज एन ओवर सप्लाई ऑफ लेबर। कह रहा है लेकिन दिक्कत यह है कि छोड़ करके, अपार्ट फ्रॉम, कुछ एक निच सेक्टर्स को, निच यानी याद है ना खास, स्पेशल, जिसमें आप एकदम कंफर्टेबल होते हो, तो कुछ एक खास और स्पेशलाइज्ड सेक्टर्स को छोड़ दो। अपार्ट फ्रॉम, भारत के पास ओवर सप्लाई है, जरूरत से ज्यादा सप्लाई है मजदूरों की या लेबर की। एंड वेजेस विल सिंपली नॉट ग्रो फास्ट इनफ। और जब मजदूर ज्यादा होते हैं तो वेजेस जो है, तनख्वाहें जो हैं, वो सिंपल तरीके से फास्ट इनफ ग्रो नहीं करती हैं। एक काम के लिए 3 आदमी मिल रहे हो तो क्यों बढ़ाओगे आप तनख्वाह भाई, तीनों कंपटीशन करेंगे, कम से कम तनख्वाह वाले को आप नौकरी दोगे। तो हमारे यहाँ पे ओवर सप्लाई है लेबर की। कह रहा देयर इज ऑल्सो अ स्किल डेफिसिट दैट नीड्स टू बी अर्जेंटली एड्रेस्ड। कह रहा एक स्किल डेफिसिट भी है या कार्य कुशल लेबर की कमी भी है, जो जरूरत है या जिस डेफिसिट को जरूरत है कि अर्जेंटली एड्रेस किया जाए, फटाफट उसका सोल्यूशन निकाला जाए। डेफिसिट का मतलब होता है कमी, जो है शॉर्टफॉल। स्किल डेफिसिट यानी आपको तो एक डेटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए बाजार में, लेकिन किसी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता। आपको तो डेटा साइंटिस्ट चाहिए, आईटी वाला एम्प्लॉय चाहिए, लेकिन आपके शहर में कोई आईटी वाला है ही नहीं। तो एक स्किल डेफिसिट है हमारे देश के अंदर बहुत,
काम है करने के लिए काफ़ी, लेकिन लोगों को खाली मजदूरी करवा लो, इसके अलावा ज़्यादा कुछ लोगों के पास करने को आता नहीं है। तो इस डेफिसिट को भी हमें एड्रेस करना है, सरकार को लोगों की स्किल्स को बढ़ाने का काम करना चाहिए। कह रहा है दिस इज द अनफॉर्चुनेट प्रेडिकमेंट दैट द इंडियन इकोनॉमी फाइंड्स इटसेल्फ इन। कह रहा है ये वही अनफॉर्चुनेट प्रेडिकमेंट है, धर्म संकट है, परेशानी है, अनिग्मा है, प्रॉब्लम है, जिसके अंदर भारत की इकोनॉमी खुद को पाती है। अब क्या है धर्म संकट? धर्म संकट यही है, कंजम्पशन इज द ओनली ड्राइवर ऑफ ग्रोथ दैट इज लार्जली इम्यून टू ग्लोबल फैक्टर्स। सिर्फ आपका और मेरा खर्चा करने का जो काम कंजम्पशन है, यही वो अकेला ग्रोथ का ड्राइवर बचा है, विकास का पहिया बचा है, जो मोटे तौर पे इम्यून है, बेअसर है ग्लोबल फैक्टर्स के सामने। तो ट्रंप चाहे कुछ भी बोल दे, अगर आपको एसी लेना है तो आप ले लोगे, पैसा जेब में तो ले आओगे एसी। तो यही हमारी समस्या है कि कंजम्पशन ही एक ऐसी चीज है जो देश को तेजी से आगे ले जा सकती है, लेकिन ये एक प्रेडिकामेंट है। कंजम्पशन करवाने के लिए लोगों को पैसा देना पड़ेगा, काम उनको कुछ आता नहीं करना, तो पैसा किस बात का दे और दे कौन? समझ गए ना? चल, दिस की वर्ब है इज, इकोनॉमी की वर्ब है फाइंड्स, कंजम्पशन की वर्ब है इज, दैट की वर्ब है इज। इम्यून तो होना, किसी चीज का आप पे कोई असर ना होना। कह रहा है बट इट ऑल्सो हैज हाई इनर्शिया नीडिंग रिलेटिवली मोर फिजिकल इन्वेस्टमेंट बिफोर इट कैन गेट अ जंप स्टार्ट। कह रहा समस्या ये है कि कंजम्पशन में एक हाई इनर्शिया भी होता है। इनर्शिया का मतलब होता है स्लगिशनेस, जड़त्व बोलते हैं हिंदी में। खड़ी हुई गाड़ी को अगर आपको चलाना हो, धक्का मारने में बड़ा जोर लगता है, चलती हुई गाड़ी को थोड़ा धक्का मारोगे तो तेज हो जाएगी। इनर्शिया यही है, लेजीनेस या स्लगिशनेस। तो कंजम्पशन में भी एक जड़त्व सा होता है जो कि जरूरत पड़ती है जिसको तुलनात्मक तौर पे ज्यादा आर्थिक इन्वेस्टमेंट की, इससे पहले कि आप इसको धक्का स्टार्ट कर सके, जंप स्टार्ट करके इसका पहिया घुमा सके। समझ गए? चलिए, इट की वर्ब है। लास्ट में थोड़ा तेजी से प्रोसेस किया क्योंकि आर्टिकल बहुत आसान था पढ़ने में। अब आ जाओ, अपना क्विज देख लो आज से फटाफट। कुछ क्वेश्चंस हैं इसी आर्टिकल पे बेस्ड है। अपना फीडबैक जरूर से दिया करो, आज का आर्टिकल आपको कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, या कोई कॉन्सेप्ट जो आपका अभी भी रह गया हो, उससे रिलेटेड भी आर्टिकल ले करके पढ़ सकते हैं। तो बताया करो सर ये वाला इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट मेरे समझ में नहीं आया, कुछ पढ़ा दो। चलिए, फर्स्ट आर्गुमेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी आर्गुमेंट जो एडवांस की गई है या आगे बढ़ाई गई है इस पैसेज में, वो क्या है? इस आर्टिकल में किस दलील को सबसे आगे रखा गया है, पेश किया गया है? अगर वीडियो को पॉज करके चारों को पढ़ लोगे तो आंसर निकल आएगा। मैं आंसर बता रहा हूं, मैच कर लेना अपने वाले से। आर्गुमेंट इसमें एक ही दी गई है कि 4 पहिए थे, 3 पहिए तो घुमा लिए जितने घूम सकते थे, एक पहिया बाकी है। वो क्या है? हाउस होल्ड कंजम्पशन, आपका और मेरा खर्चा करने का काम। जितना हम खर्चा करेंगे अच्छी चीजों पे, जुआ मत खेलना, उतना ही इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ेगी। हाउस होल्ड कंजम्पशन। चलिए, लास्ट 4 क्वेश्चंस वोकैब के। पीटर आउट, निच, प्रेडिकामेंट का सिनोनिम पूछा है और लास्ट में पूछा है क्रैंक अप करना। 3-4 एरर्स भी डाल के दिए हैं मैंने आपको लास्ट में, जो आपने कॉन्सेप्ट सीखे थे। पहली एरर है इस वर्ड की वजह से या इसके आसपास, दूसरी मिलेगी इस वर्ड की वजह से और इसके आसपास, तीसरी भी इसी की वजह से मिलेगी, और चौथी मिलनी चाहिए इस वर्ड के इस फ्रेज के अंदर। आंसर्स फर्स्ट कमेंट में डाल दिए हैं, जाके चेक करो अच्छे बच्चे की तरह, और आंसर बताया करो, अपना मार्क्स वार्क्स लिखा करो। आउट ऑफ 9 आपको कितने मार्क्स मिले? ठीक है, कल की क्लास में मुलाकात लेंगे, कल कोशिश करेंगे टाइम पे क्लास आए। अंटिल देन साइनिंग आउट।